अब हम लोग डिस्कस करेंगे oogenesis की प्रोसेस को। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे टफ और टिपिकल प्रोसेस है वो है oogenesis की प्रोसेस। अगर आप ध्यान से समझें तो आप इस पूरी प्रोसेस के दौरान देखेंगे कि जहां स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत स्मूथली होता है और उसकी शुरुआत प्यूबरिटी के समय स्टार्ट होता है, तो जो उसकी शुरुआत है वो प्यूबरिटी से है स्पर्मेटोजेनेसिस का, जबकि oogenesis के बारे में हम देखेंगे कि ये जन्म से पहले ही शुरू होता है और ये पूरी तरीके से कई लेवल पे आकर के अरेस्ट होता रहता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसको समझने के लिए आपको अपना दिमाग, अपना पूरा का पूरा जो अटेंशन है वो मेरे साथ इस पूरे कॉन्सेप्ट पर अप्लाई करना होगा। आप देखेंगे ये पूरी जो प्रोसेस है oogenesis की आपको आगे एमबीबीएस के दौरान भी पढ़ना है और जो नीट या जो पीएमटी के जो एग्जाम्स हैं उसको भी क्रैक करने के लिए ये पूरी प्रोसेस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये इसीलिए आपको ये पहले से ही मैं बता रहा हूं कि जहां स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबरिटी से स्टार्ट होता है वहीं oogenesis बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाता है। जन्म से काफी पहले oogenesis स्टार्ट हो जाता है। कितना पहले, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। यहां पर हम देखेंगे कि oogenesis की प्रोसेस करीब 6 to 8 कई बुक्स में ऐसा मिलता है, हालांकि एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये oogenesis की प्रोसेस 6 to 8 पीरियड वीक्स ऑफ जो पीरियड ऑफ गेस्टेशन है, यानी जो फीटस है वो 6 to 8 वीक के दौरान ही उसमें ये oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और इस दौरान हम ये देखते हैं रफली ये मिलता है कि 6 to 8 वीक्स का जो फीटस है उसमें उस फीटस में लगातार एक उगोनियम जो होती है वो लगातार मल्टीप्लाई करती है। इसका भी अपना एक रिस्ट्रिक्शन होता है, तो उगोनियम लगातार मल्टीप्लाई करती रहती है और उसकी संख्या 20 वीक्स पर पहुंच करके जो 6 to 8 वीक पर क्या है, उगोनियम लगातार मल्टीप्लाई करती है। उगोनियम या उगोनिया आपको पता ना प्लूरल होता है, ये उगोनियम यानी हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, वो लगातार माइटोसिस करके अपनी संख्या बढ़ाती रहती हैं। वो लगातार माइटोसिस के द्वारा उगोनियम बनाती रहती हैं, तो बहुत सारी संख्या में इसके नंबर्स बढ़ जाते हैं और ये 6 to 8 वीक पर शुरू होता है। 20 वीक तक आते आते ये संख्या बढ़ करके 6 मिलियन तक हो जाती है। इसके बाद आगे आप देखेंगे कि जन्म के बाद इसमें डिवीजन नहीं होता, बल्कि ये जो oogenesis की प्रोसेस अब धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है और ये देखा जाता है कि 6 वीक्स ऑफ पीरियड ऑफ जो गेस्टेशन है, यानी 20 हफ्ते का जो फीटस है, 20 वीक्स का जो फीटस होता है उसमें 6 to 7 मिलियंस उगोनियम पाए जाते हैं। अब इसके बाद ये डिवाइड नहीं करता, बल्कि अब ये अपने भीतर अपने शेप में परिवर्तन करता है। यहां पर आप देखेंगे इसमें धीरे धीरे अब चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। यहां पर जन्म के समय ये देखेंगे कि ये धीरे धीरे अब 6 to 7 मिलियन जो उगोनियम बने हुए हैं ये आगे 2 मिलियन तक ही रह पाते हैं बर्थ के समय, और इनमें अब डिफरेंशिएशन शुरू होता है, ये बदलते हैं प्राइमरी oocytes में। तो आपके अनुसार ये है कि अगर 2 मिलियन उगोनियम है तो 2 मिलियन ही प्राइमरी oocytes बनना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के उगोनियम के ही शेप में परिवर्तन और डिफरेंशिएशन के साथ ही प्राइमरी उगोनियम बनता है। तो 6 to 7 मिलियन से 6 to 7 मिलियन बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी संख्या ये अब डिजेनरेट भी करने लगते हैं, तो जन्म के समय ये केवल 2 मिलियन बचते हैं। तो यही बात एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि जन्म के समय उगोनियम के जो नंबर्स होते हैं हर एक फीटल ओवरी में सीधे लिखा हुआ है a couple of millions of उगोनिया इन ईच फीटल ओवरी, ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो हर एक फीटल ओवरी में जन्म के समय कितने उगोनिया होते हैं, 2 मिलियंस होते हैं। अब a couple of millions का मतलब वही है 2 मिलियंस जन्म के समय होते हैं। इसके बाद इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता और ये धीरे धीरे अब अपने आप को डिफरेंशिएट आगे करते हैं।
डिफरेंशिएशन के दौरान होता क्या है कि ये अगले मैच्योरिटी के स्टेज में ये क्या करते हैं, अपने आप को बदलते हैं प्राइमरी oocyte में। ये प्राइमरी oocytes में जो इनका डिफरेंशिएशन होता है, ये आगे ये आप समझेंगे इसको कि ये oogoनियम कितना था, 2 मिलियन जन्म के समय था। अब ये अपने आप को प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते ये क्या करता है, अपने आप में धीरे धीरे करके ये प्राइमरी oocytes में बदलता है और अपने आप को डिफरेंशिएट करता जाता है। प्यूबर्टी के समय ये डिफरेंशिएशन तो करता ही जाता है और इसकी जो डिफरेंशिएशन के साथ साथ इसमें मैक्सिमम डिस्ट्रॉय भी होने लगते हैं oogoनियम, क्योंकि सभी इतने कैपेबल नहीं होते कि वो प्राइमरी oocytes में बदल सकें। तो प्यूबर्टी तक आते आते ये oogoनियम धीरे धीरे प्राइमरी oocytes में बदलते तो हैं, लेकिन इनकी संख्या घट करके 60 to 80,000 रह जाती है। तो आप जहां देखते हैं कि फीटल ओवरी में एट द टाइम ऑफ बर्थ 2 मिलियन oogoनियम था, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि आगे 2 मिलियन होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसमें से केवल 60 to 80,000 ही एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये प्राइमरी oocytes के रूप में बचते हैं। अब ये आगे क्यों नहीं बढ़ते, ये आगे क्यों नहीं बढ़ते? तो ये देखा गया है कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी आपको 60 to 80,000 प्राइमरी oocytes नजर आते हैं और ये अरेस्टेड होते हैं, इनको रोका गया होता है प्रोफेज 1 पर। तो आप जानते हैं ना कि ये प्राइमरी oocytes जो है आगे के स्टेज में बढ़ना तो चाहते हैं, ये मियोसिस में जाना तो चाहते हैं। आप बात समझे, इसको यहीं से समझना होगा कि अभी हम जन्म के बाद से हम प्यूबर्टी तक के स्टेज में जाने के स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं, यानी 10 से 12 साल तक के आगे की कहानी अब हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से 10 से 12 साल में सिर्फ इतना ग्रोथ होता है कि ये प्राइमरी oocytes में oogoनियम बदलता है और ये मियोसिस 1 में ही जाकर के रुक जाता है। तो मियोसिस 1 में ही जाकर के ये अरेस्ट हो जाता है, ये मियोसिस 1 में ही जाकर के अरेस्ट हो जाता है। मियोसिस 1 में 4 स्टेज होंगे ना, आप जानते हैं मियोसिस 1 में ये जाकर के जो अरेस्ट होता है, तो मियोसिस 1 में एक्चुअली 4 स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। ये प्रोफेज 1 के लेप्टोटीन स्टेज में, प्रोफेज 1 में भी लेप्टोटीन, जाइगोटीन है ना, ये पैकेटीन, ये जो स्टेजेस होते हैं उसमें मैं थोड़ा डीप में जाके बोल रहा हूं। मैंने कहा कि इसमें कई स्टेजेस होते हैं, उसके एक स्टेज में जाकर के ये अरेस्ट हो जाता है और यहीं पर पड़ा रहता है। ये प्यूबर्टी तक आपको क्या oogoनियम नजर आता? नहीं। प्यूबर्टी तक कौन नजर आता है? आपको प्राइमरी oocytes मिलते हैं, वो भी प्रोफेज 1 में अरेस्टेड होते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये प्रोफेज 1 में अरेस्टेड रहता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। अब यहीं से आपको समझना होगा, बहुत ही क्लियर करना होगा आपको। आप देखें प्यूबर्टी तक जितने भी आपको दिखेंगे, जो भी आपको oocytes नजर आते हैं, वो कितने होते हैं? 60 to 80,000 प्राइमरी oocytes होते हैं। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी आप सोचें तो आप देखेंगे कि एक फीमेल के बॉडी में 60 to 80,000 प्राइमरी oocytes उसके पास हैं, ये प्यूबर्टी के समय, ठीक है। इसमें से अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके केवल 400, आप देखेंगे 400 को ही केवल मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी MC मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाने का मौका मिलता है। तो ये जितने भी हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जैसे मान लीजिए वो गर्ल जो कि 11 साल में पहली बार पीरियड आया या 12 ईयर्स में उसको पहली बार पीरियड आया, तो उस दौरान क्या होगा, उसका एक प्राइमरी oocytes कोई होगा जो आगे के स्टेज में बढ़ेगा। समझ गए आप? जो 60 to 80,000 में से केवल 400 को ही चांस मिलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाने का। तो इस आप समझ लें कि इसमें जो एक्चुअल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाने वाला होगा वो केवल इसमें से 60 to 80,000 में से केवल 400 होंगे। उसमें से कोई एक पिक किया जाएगा 12 साल की उम्र में, वह प्राइमरी oocyte जो है, ये प्राइमरी oocyte ही है जो कि पिक किया जा रहा है। ऐसे ही क्या होगा, उसी 400 में से कोई एक 30 साल की उम्र में 30 ईयर में कोई पिक किया जाएगा। आप बात समझ, ये अरेस्टेड है। ऐसे ही कोई ऐसा होगा जो 36 ईयर में भी पिक किया जाएगा, तो वो भी प्राइमरी oocyte स्टेज में ही अरेस्टेड है।
ऐसे फीमेल के बॉडी में अगर कोई 42 इयर्स में अगर यहां से उठाया जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो वो भी प्राइमरी oocyte के ही स्टेज से उठाया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि जहां 12 ईयर में लिया जाने वाला प्राइमरी oocyte बहुत यंग होगा, वहीं 42 इयर्स पर पहुंचने वाला ये जो प्राइमरी oocyte है काफी एज्ड हो चुका होगा, काफी बूढ़ा हो चुका होगा, काफी पुराना प्राइमरी oocyte होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब 12 साल की उम्र में जो प्राइमरी oocyte आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाएगा वो काफी स्वस्थ होगा, काफी हेल्दी होगा, काफी यंग होगा, जबकि 42 इयर्स के दौरान ये जो प्राइमरी oocyte जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाएंगे ये एज्ड होंगे। यही रीजन है कि कहा जाता है कि 30 इयर्स के बाद जो फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। कारण यह है कि उस समय ये जो प्राइमरी oocytes मेंस्ट्रुअल साइकिल में चल रहे होते हैं वो काफी बूढ़े हो चुके होते हैं, काफी पुराने होते हैं, काफी एज्ड होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि 30 इयर्स के बाद ये जो प्राइमरी oocytes हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रोसेस में जाते हैं वो अब एज्ड हो चुके हैं, उनमें तमाम तरीके की कमियां होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन जितनी एज्ड मदर होती हैं उनमें देखने को मिलता है। इसका कारण आपको समझ में आया होगा, क्योंकि प्यूबरिटी तक या प्यूबरिटी के आगे भी जितने लोग भी अपने आप मैच्योर करके बढ़े हैं, जितने लोग भी आप बर्थ के बाद आप देखेंगे प्यूबर्टी तक जितने लोग भी अपने आप बढ़े हैं वो जा करके प्राइमरी oocyte के ही स्टेज पर जा करके रुके हुए हैं, और आगे ये मियोसिस अगर करना भी चाहेंगे तो बहुत स्टार्टिंग के ही फेज में रोक दिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे कई बार होता क्या है कि आपने मान लीजिए आप कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, आपने कह दिया कि हम जा करके पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, ठीक है। आपकी चाहत क्या है? पाकिस्तान पे हमला करने की। आपने खूब सारा शोर मचाया, घर से जो ही बाहर निकले तुरंत अरेस्ट कर लिए गए कि आपकी वजह से शांति नहीं रह पाएगी, लोग परेशान होंगे, तो इसलिए आपको घर से निकलते ही अगर अरेस्ट कर लिया जाए तो वही प्रोसेस होता है कि ये जो अरेस्टेड हैं ये बहुत शुरुआती प्राइमरी oocytes की जो मियोसिस 1 की शुरुआती स्टेज में ही ये रोके गए रहते हैं और ये लगातार पड़े रहते हैं इसी स्टेज में। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसमें से कोई एक पिक किया जाएगा और वो आगे बढ़ता है। ये पूछा जाता है कि ये जो अब आपके दिमाग में होगा कि ये मियोसिस 1 फिर कंप्लीट कब होगा, जब यहीं पर अरेस्टेड होगा। तो आपको मैंने बताया कि मियोसिस 1 आगे कंप्लीट होगा जब इसको मौका मिलेगा किसी एक एग को मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाने को, और ये जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाएंगे तो ही ये आगे डिवाइड कर सकते हैं। और ये टेक्निकल पॉइंट कहा जाता है कि ओवुलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, एग्स निकलते हैं, आप जानते हैं ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, एक पूरी चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस के दौरान एग बाहर निकलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, एग्स बाहर निकलते हैं। तो ये कहा जाता है कि प्रायर टू ओवुलेशन 30, ये स्टेटमेंट समझ लीजिए, प्रायर टू 36 to 48 आवर्स, ये समझ लीजिए ओवुलेशन से 36 to 48 आवर्स पहले ही ये मियोसिस 1 कंप्लीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको मैंने बताया ना, मियोसिस 1 जो अरेस्ट किया गया है वो इसलिए अरेस्ट किया गया है ताकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसी एक को चांस दिया जाए, किसी एक को मौका दिया जाए, और वो जिसको मौका मिला है सिर्फ उसी का मियोसिस 1 कंप्लीट होने पाए। तो यहां पर हम देखेंगे, आगे देखेंगे कि जो मियोसिस 1 में रोके गए एक जो प्राइमरी oocytes हैं उसमें से कोई एक जिसको चांस मिलेगा, वो बाकी सारे एग्स ऐसे छोटे मोटे पड़े रहेंगे ओवरी के भीतर, सारे ऐसे अटके पड़े हुए हैं। मतलब समझ रहे हैं, ये सब अटके पड़े हुए, कह रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया हमको चांस दे देते तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाते। मेरी बात समझ रहे हैं? ये करीब 60 to 80,000 ये इस तरीके के आपको ये नजर आते हैं, 60,000 to 80,000। अब इसमें भी चूंकि आगे आप समझ रहे हैं ना, लंबे समय तक ये जिंदा नहीं रह सकते, तो इसमें से मैक्सिमम इसमें भी मारे जाएंगे। केवल 400 ही सक्सेसफुल होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाने का मौका पाते हैं। तो इसमें से कोई एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए चूज किया जाएगा और वो आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में डेवलप करेगा और उससे एग बाहर निकलेगा।
मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वही होता है कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई एक चूज किया जाएगा। वो जो चूज किया जाता है वो प्राइमरी oocyte के स्टेज से आगे बढ़ता है, वह मियोसिस 1 की प्रोसेस को क्रॉस करता है और उस दौरान बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी oocyte। आप बात समझ पा रहे हैं? सेकेंडरी oocyte बनता है और ये सेकेंडरी oocyte के साथ साथ पोलर बॉडी बनता है। एक पोलर बॉडी होता है छोटा सा, जो मेजर कंटेंट होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो सेकेंडरी oocyte को दिया जाता है। तो ये किसको दिया जाता है? सेकेंडरी oocyte को दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये मियोसिस 1 किसी एक को चूज किया जाएगा, वो आगे बढ़ेगा और अपने सेकेंडरी oocyte के स्टेज पर पहुंचेगा। सेकेंडरी oocyte के स्टेज पर ही एग या जो फीमेल गैमीट है वो रिलीज होता है। मेरी बात समझिएगा, सेकेंडरी oocyte के स्टेज में ही ये ओवम रिलीज होता है और एक बार फिर ये अरेस्ट हो जाता है, मेटाफेज 2, मियोसिस 2 में ये आगे बढ़ नहीं पाता। ये आप बात समझे, सेकेंडरी oocytes क्या होता है? सेकेंडरी oocytes तो बना, ये सेकेंडरी oocyte ही रिलीज कर दिया जाता है ओवरी से जो रिलीज किया जाता है फीमेल गैमेट, वो सेकेंडरी oocyte होता है और ये अरेस्टेड होता है एट द स्टेज ऑफ ये मियोसिस 1, ये आगे जो है मियोसिस 2 करना तो चाहता है, प्रोफेज सक्सेसफुल हो जाता है, P2 सक्सेसफुल होता है, लेकिन मियोसिस 2 में जाकर के रुका पड़ा है। ये ओवुलेशन हो गया। अब बात समझे, सेकेंडरी oocyte ही रिलीज किया जाता है। अब आप समझे ओवरी ने क्या किया? आप देख रहे हैं एमसी के दौरान क्या हुआ, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यहां से प्राइमरी oocyte का डिवीजन सक्सेसफुल हुआ, सेकेंडरी oocyte बना और इसे ही बाहर रिलीज कर दिया गया। अभी सेकेंडरी oocyte में क्या है? ये मियोसिस 1 ही कंप्लीट हुआ है, आगे मियोसिस 2 अभी नहीं हो पाया। मियोसिस 2 इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि ये जो ही प्रोफेज सेकेंड क्रॉस किया, मेटाफेज 2 पर ये रिलीज हुआ, सेकेंडरी oocyte रुका पड़ा है। क्यों रुका पड़ा है? क्योंकि इसके पास अपना सेंट्रियोल नहीं होता है। इसके पास अपना क्या नहीं होता? सेंट्रियोल नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने आपको बताया था कि स्पर्म का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, मैंने आपको बताया था कि इसके स्ट्रक्चर में ये मैंने आपको नेक रीजन बताया था, मैंने बताया था नेक का हिस्सा मैंने आपको दिखाया था, मैंने बताया था ना ये हेड होता है स्पर्म में। आप बात समझे, ये स्पर्म का हेड है, ये नेक का है, ये है मिडिल पीस, ये है टेल, है ना, ये टेल है। आप देखेंगे कि ये जो रिलीज होने वाला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो सेकेंडरी oocyte है, आपसे पूछा जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या रिलीज होता है? ओवम रिलीज होता है, एग रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है क्योंकि ये अभी एग में नहीं बदल पाया है, ये ओवम में नहीं बदल पाया है, ये अरेस्टेड है। रिलीज होने वाला जो एग है वो अरेस्टेड एग है। ये अभी मियोसिस 2 का मेटाफेज 2 पर ही अटका पड़ा है क्योंकि इसके पास, यहां पर देखें तो इसके पास सेंट्रियोल नहीं है। अब होगा क्या, जब स्पर्म इसके पास पहुंचता है, थोड़ा जूम करके आप दिखाएं तो ये बच्चे समझ पाएंगे। एक्चुअली जब स्पर्म इसके पास पहुंचता है, तो अपने सेंट्रियोल को इसके बॉडी में भेजता है और इसके सेंट्रियोल की मदद से फिर ये खींचे जाते हैं। तो इनका मियोसिस 2 कब पूरा हो पाता है? जब मेल का सेंट्रियोल यहां पहुंचेगा, तब जाकर के इनका मियोसिस 2 का मेटाफेज 2 कंप्लीट हो पाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज किया जाता है वो सेकेंडरी oocyte रिलीज किया जाता है। इस दौरान ये मियोसिस 2 इनका कंप्लीट नहीं होता। मियोसिस 1 तो कंप्लीट हो गया, ओवुलेशन हो गया, फिर अरेस्टेड है मेटाफेज 2 पर। अब क्या होगा, ये वेट करते हैं जब मेल का स्पर्म आता है तो इससे रिलीज होने वाले सेंट्रियोल के मदद से इनका मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। ये स्प्लिट करते हैं और उसके बाद ही यहां पर प्रॉपर ओवम बनते हैं। ये आप देखें यहां पर, ये देखिए अब ये स्प्लिट हो गए हैं तो ये प्रॉपर ओवम बनते हैं और यहां पर उसके बाद ये मैच्योर एग सेल बनते हैं। क्रोमोसोम के नंबर पे ज्यादा फोकस मत करिएगा क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यहां पर क्या होगा। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि यहाँ पर आप देखें, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से 4 से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पर पेयरिंग किया, मियोसिस 1 में मैंने नंबर हाफ कर दिया। उसके बाद मैंने आपको दिखाया ना कि ये आगे किस तरीके से इनकी नंबर्स फिर वही मेंटेन रहेंगे। यहाँ पर ये 2 संख्या में जाएंगे ना, तो यहाँ पर ये 2 बनेंगे। तो यहाँ पर देखें आप, इसमें से
किस तरीके से आगे गया, तो ये मियोसिस 2 के दौरान आप देख सकते हैं। अब मेटाफेज 2 कब कंप्लीट हुआ, जब स्पर्म यहां पर पहुंचेगा और उसके बाद यहां पर ओवम प्रॉपर बनेगा और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि जहां, इसीलिए कहा जाता है ना सेकेंडरी पोलर बॉडी फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है। सेकेंडरी पोलर बॉडी कब बनती है? प्राइमरी पोलर बॉडी तो पहले ही बन गए में एमसी के दौरान और वो अलग हो जाती है, लेकिन जो सेकेंडरी पोलर बॉडी होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है। और यहाँ पर देखें फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये अगली जो डिवीज़न है मियोसिस 2 तभी कंप्लीट हो पाती है। सेकेंडरी oocyte से ओवम और पोलर बॉडी बनती है, थोड़ा और मैच्योर होता है, मैच्योर एक सेल के रूप में इसका नाम रखा जाता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने समझा। यहाँ पर 2 बातें समझना है कि जहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने से पहले सारे के सारे प्रोफेज 1 में अटके पड़े थे, वहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाने के बाद मियोसिस 2 में भी रुके रहते हैं। मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में अटके पड़े रहते हैं और स्पर्म का इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्म के नेक में है सेंट्रियोल, उस सेंट्रियोल की मदद से फर्दर उनका मियोसिस 2 से आगे का स्टेज कंप्लीट हो पाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं उन्हीं सारी चीज़ों को एक बार फिर से हम इमेज के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर हम देखेंगे कि जो उगोनियम है, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल है उगोनियम, ये लगातार मल्टीप्लाई करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये अपनी संख्या बढ़ा करके रुक जाता है। ये 20 वीक्स के बाद फर्दर ये मल्टीप्लाई नहीं करता, तो ये 20 वीक्स तक ही अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और इस दौरान इसकी संख्या 6 to 7 मिलियन हो जाती है। और इसके बाद इसकी संख्या, अब इस 20 वीक का बच्चा है, यानी आप समझ रहे हैं ये कितने महीने का ये फीटस है, आप देख सकते हैं एक महीने में कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स, नियर अबाउट 5 मंथ पर ही जाकर के इनका फर्दर डिवीजन रुक जाता है। 20 वीक्स का जो एक फीटस है उसमें आप देखेंगे 6 to 7 मिलियंस होते हैं। बर्थ तक आते आते इसमें से भी तमाम डिजनरेट हो जाते हैं और ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल के रूप में आगे डेवलप करेंगे, क्योंकि इनके जो उगोनिया होते हैं अब ये आगे डेवलप करते हैं, आगे डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और जो ये उगोनिया अपने आप को डिफरेंशिएट होता है प्राइमरी oocytes के रूप में। किसके रूप में? प्राइमरी oocytes के रूप में। और इसके चारों ओर कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स इसको चारों ओर से कवर कर लेते हैं, तो ये अभी बहुत डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो इसको हम कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। एक्चुअली आपको फॉलिकल 3 स्टेज तक पढ़ना है, यूं कह ले 4 स्टेज तक। आप देखें ऐसे, प्राइमोर्डियल फॉलिकल अभी है जो कि अभी जन्म से पहले की कहानी है। इसके चारों ओर सिक्योरिटी की जरूरत होती है, आप यूं कह लें फीमेल अट्रैक्टिव होती है, तो उसके चक्कर में बहुत सारे लोग पड़े होते हैं ना। ये होता है ना, आप एक मजाक के तौर पे समझें कि ये फीमेल गैमेट के रूप में बदलने वाला है, तो इसके पीछे इसके चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल चक्कर लगाना जन्म से ही शुरू कर देते हैं। ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है और एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी ये धीरे धीरे करके मैच्योर होता है और ये बदलता है प्राइमरी फॉलिकल के रूप में, ये प्राइमरी फॉलिकल के रूप में बदलता है। आप देखेंगे एट द टाइम आप देखेंगे कि ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है यही प्यूबर्टी तक जाते जाते आप देखेंगे ये उगोनियम अब प्राइमरी oocyte में बदल चुका है, प्राइमरी oocyte में बदल चुका है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यही अब आगे मैच्योर करना शुरू करते हैं। तो इसमें से जिसको मौका मिलेगा वो प्राइमरी फॉलिकल के रूप में कन्वर्ट होगा और अपने ग्राफियन फॉलिकल्स को, अब हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो इनके जो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल में से कोई एक चूज किया जाएगा जो जाएगा अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। आप जानते हैं इस दौरान भी बहुत सारे मारे जाएंगे, इनकी संख्या और कम होती जाएगी। यही कहा जाता ना, एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी केवल 60 to 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल में के रूप में बचे रह पाते हैं। तो अभी प्राइमोर्डियल फॉलिकल था, ये भी डिजनरेट हुए, इससे कुछ 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। प्राइमरी फॉलिकल के भीतर, प्राइमरी फॉलिकल है क्या? एक स्पेशल सेल है जिसके चारों ओर कुछ सराउंडिंग सेल हैं। सराउंडिंग सेल कौन सी हैं? ग्रेनुलोसा सेल हैं। और सेंट्रल सेल कौन है? प्राइमरी oocyte है। इसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल कौन है? प्राइमरी फॉलिकल वो है जो कि काफी सेल से सराउंडेड है और इस प्राइमरी फॉलिकल के भीतर प्राइमरी oocyte है। अब ये अभी क्या है, ये प्रोसेस इतना मुश्किल भरा है समझने के लिए भी, समझाने के लिए भी, इसलिए आपको समझना होगा। अभी प्राइमरी oocyte ही ये पूरे तौर पे बने रहेंगे। आप देखेंगे आगे इनके बाहर के सेल्स तो डिवाइड करेंगे, ये अभी भी इसमें कोई बहुत ज्यादा
नाम के हिसाब से कोई चेंजेस नहीं होगा। देखिए प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, इसके पहले भी प्राइमरी oocyte, देखें आप, इसको भी प्राइमरी oocyte मैंने कहा, ठीक है, प्राइमर्डियल फॉलिकल में भी, प्राइमरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte, टर्शियरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte। हालांकि अब जाकर के टर्शियरी फॉलिकल में जाकर के इसका नाम अब बदलने का स्टेज आता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। तो एक्चुअली क्या है, यहां पर जाकर के मियोसिस 1 कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। तो अब हम स्टेज देखते हैं क्या होता है। यहां पर देखेंगे प्राइमरी फॉलिकल की जो संख्या होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी, ये 60 to 80,000 रहती है, क्योंकि बीच बीच में ये मरते रहते हैं। ये पूरी तरीके से मैंने आपको बताया था ना कि ये मरेंगे, इसमें काफी संख्या डिजेनरेट होती है, केवल कुछ ही ऐसे होते हैं जो बचते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये जो प्राइमरी फॉलिकल आगे बढ़ता है, इसमें प्राइमरी oocyte होता है और चारों ओर कुछ सेल्स की कवरिंग होती है जिसे ग्रैनुलोसा सेल कहते हैं। ये ग्रैनुलोसा सेल आगे मल्टीप्लाई करके मल्टी लेयर्ड हो जाते हैं और इसी दौरान इनके बीच में कुछ कैविटी नजर आने लगती है। ये क्या है, खाली जगह है। आप देखें तो ये खाली जगह है, सेंटर में है प्राइमरी oocyte, यहां पर आप देख रहे हैं ग्रैनुलोसा सेल जो ब्लैक कलर से है और इसके चारों ओर थीका की लेयर है। किसकी लेयर है, ब्लू कलर से थीका की लेयर है। ये है आपका ग्रैनुलोसा सेल, ये है एंट्रम और ये है इसका प्राइमरी oocyte। अब क्या होता है, ये जो एंट्रम है ये आगे और बड़ा होता जाता है। तो ये बड़ा होता जाता है, यहां पर आप देखेंगे एंट्रम इतना बड़ा हो जाता है, ये जो खाली जगह है ये इतना बड़ा हो जाता है, ये सेल्स के डिजेनरेशन से होता है और सेल्स के बीच में गैपिंग बढ़ने से होता है। ये एंट्रम जो खाली जगह है ये सेल के डिजेनरेशन और स्पेस तैयार होने की वजह से होता है। इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि केवल एक छोटे से साइट पर ही ये जो oocyte है, जो हमारा प्राइम कंसर्न का जो पार्ट है, वो केवल एक ही साइट से जुड़ा रहता है, चिपका रहता है, बाकी ये चारों ओर से खाली जगह होती है। इसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। यहां पर आप देखेंगे ये पूरी तरीके से मल्टीप्लाई करके मल्टी लेयर्ड हो चुके हैं ग्रैनुलोसा सेल्स और थीका सेल में अब परिवर्तन आता है। थीका सेल भी अब मोटी हो जाती है, ये बदलती है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में। जबकि इसके पहले जब आप देखे थे जो कि सेकेंडरी फॉलिकल था, सेकेंडरी फॉलिकल में क्या था, थीका की लेयर केवल एक सिंपल सी लेयर थी। ये अब टर्शियरी फॉलिकल के दौरान, ये टर्शियरी फॉलिकल के दौरान ये थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में बदलता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमने क्या किया, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और फिर टर्शियरी फॉलिकल पर गए। इस दौरान क्या हो रहा है, आप देखिए प्राइमर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इस दौरान आपने क्या देखा, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। ये चल कहां रहा है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई एक एग, प्राइमरी जो फॉलिकल है वो आगे अपने स्टेज को आगे बढ़ा रहा है। और ये देखेंगे टर्शियरी फॉलिकल के स्टेज में जाकर के अब इसका मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है, क्योंकि इसको एमसी के दौरान मौका मिला है। इस दौरान जब इसका मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है तो एकदम पूरी तरीके से तैयार हो जाता है ओवुलेशन के दौरान। और ओवुलेशन के दौरान जैसे आप यूं समझ लें ये शादी की तरीके से है, इसको आप एक शादी की घटना समझें। ये मायके का माहौल है। मायके के माहौल में एक लड़की को जो सेकेंडरी oocyte है उसको कौन कौन घेरे हुए हैं, आप कल्पना करें। तो मायका है कौन, टर्शियरी फॉलिकल। मायका कौन है, ग्राफियन फॉलिकल। तो ये जो सेकेंडरी फॉलिकल ये मायका है। मायके में देखिए किस तरीके से सेकेंडरी oocyte अब बन रहा है। प्राइमरी oocyte की डिवीजन से सेकेंडरी oocyte बन रहा है। सेकेंडरी oocyte हमारी दुल्हन है, उसके चारों ओर कौन है, मायके का माहौल है। अब जब ये मायके में देखिए धीरे धीरे बढ़ रही है, पल बढ़ करके बड़ी हो गई, यहां पर आप प्लीज दिखाएं तो आप देखेंगे ये मायके में पहुंची और ये अब इसको अपने ससुराल जाना है, किससे, पियाजी से मिलने के लिए। आप ऐसे कल्पना करें तो इसको अपने मायके का ये जो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट है इसको छोड़ना पड़ेगा। तो आप जानते हैं ना कि कई बार क्या होता है, गांव में जब शादी होती है तो जब दुल्हन निकलती है तो उसके साथ साथ कोई उसकी सहेली या छोटा सा बच्चा घर से चला जाता है। क्यों, क्योंकि ये लोग बड़ा प्यार से इस मायके का एनवायरनमेंट इसको आगे नरिश कर किए हुए होता है। तो आप वैसा ही देखते हैं कि आप गांव में ये चीजें देखने को मिलती है कि जब कोई लड़की की विदाई होती है शादी के बाद तो उसके साथ एक छोटा बच्चा भी आता ताकि उसका मन लगा रहे, उसका प्रोटेक्शन, नए एनवायरनमेंट में उसको ज्यादा बुरा ना लगे। वही चीज यहां पर होता है। टर्शियरी फॉलिकल से बनता है ग्राफियन फॉलिकल और अब यहां पर जहां मियोसिस
1 कंप्लीट हो जाता है टर्शियरी फॉलिकल स्टेज में, और अब ये धीरे धीरे ओवुलेशन के लिए तैयार होता है। चूंकि इसको बाहर निकलना है तो होता क्या है, सेकेंडरी oocyte जो बना है मियोसिस 1 से कंप्लीट होने के बाद, वो अपने चारों ओर एक कवरिंग बना लेता है। कवरिंग जिसको कहते हैं जोना पेलुसिडा कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब आगे तो इसको और कोई माहौल मिलना नहीं है, तो ये जब बाहर निकलता है, ये बाहर जब रिलीज किया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, तो इसके चारों एक कवरिंग होती है। वो कवरिंग होती है जोना पेलुसिडा की। ये जोना पेलुसिडा की कवरिंग होती है और कुछ छोटी मोटी सहेलियां भी इसके साथ आई हुई होती हैं। तो ये चीजें यहां पर होती हैं, कुछ छोटे मोटे 1-2 सेल्स इसके साथ होते हैं। अब ये इसकी विदाई हो गई अपने मायके से, अब ये किसका इंतजार कर रही है? पियाजी का। क्या जब ये पियाजी यानी स्पर्म का जब ये इंतजार कर रही होती है एग, तो क्या ये प्रॉपर एग है? नहीं, ये अभी सेकेंडरी oocyte है। इसका मियोसिस 2 पूरा नहीं हुआ है। इसका मियोसिस 2 अरेस्टेड है। किस स्टेज में भाई? ये अरेस्टेड है मेटाफेज 2 में। ये किस में अरेस्टेड है? मेटाफेज 2 के स्टेज में इसका मियोसिस अभी अरेस्टेड है। जब स्पर्म पहुंचेगा तो अपने सेंट्रियोल को जो नेक में पाया जाता है उसको रिलीज करेगा। उसके बाद इसका मेटाफेज 2 कंप्लीट होगा, तब जाकर के ये प्रॉपर इसमें क्या होगा, ये एग में कन्वर्ट होगा। तो ये प्रोसेस पूरी तरीके से इस तरीके से चल रहा होता है। और इस दौरान हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जो इस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हार्मोनल चेंजेस जो इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इस पूरी प्रोसेस को 1 बाय 1 करके समझने की कोशिश किया है कि ये किस तरीके से आगे बढ़ता है, क्या होता है उगोनिया, कैसे होता है प्राइमरी oocyte के स्टेज पर अरेस्ट होना, कैसे कोई प्राइमरी oocyte मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाता है और वो भी अरेस्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte के स्टेज में। जहां प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 में अरेस्ट होता है, वहीं सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 में अरेस्ट होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मैंने उसको काफी सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ी भी दिक्कत होगी तो आप हमारी सपोर्टिंग टीम से बात करेंगे, हम इसमें सुधार करेंगे, कोशिश करेंगे आपको समझ में आए, क्योंकि पूरी प्रोसेस समझना बेहद जरूरी है। तभी आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझ पाएंगे, पूरी प्रोसेस को समझ पाएंगे। तो अभी तक हमने आपको क्या बताया, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कितने एग्स का इस्तेमाल होता है, कितने ये जो रियल में कितने उगोनिया रियल में मेंस्ट्रुअल साइकिल तक पहुंच पाती है, 400 केवल। बीच में हालांकि इसकी शुरुआत 6 to 7 मिलियन से होती है, बीच के स्टेजेस में सारे डिजनरेट होते जाते हैं। तो इसलिए आपको बहुत आराम से इसको समझना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम एक बार फिर इन सारी बातों को एक बार फिर समझाएंगे, इस पूरी प्रोसेस को समझाने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन से हार्मोन्स किस लेवल पर काम करते हैं, उसको हम लोग बेहतर तरीके से और एक बार समझने की कोशिश करेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए।